हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। सो लेट्स स्टार्ट लर्न बायोटेक। आज हम टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, जो कि रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स का एक पार्ट है। सो रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करनी होंगी, समझनी होंगी, ताकि हम रेडियो एक्टिव डिके को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को समझते हैं। सबसे पहले अब हम रिवाइज करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जो हमने कभी 11th-12th में पढ़ा होगा। तो किस तरीके का एटम्स का स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से हम उनके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का एडजस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जिससे मैं आपको क्लियर कर सकूँ कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो हमने पढ़ा था। बेसिकली हमें स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर इसलिए पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमें मेमोराइज होना चाहिए कि किस तरीके से डिके फिर होता है, किस लिए डिके होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड देन जो आउटर शेल्स होती हैं, इनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। और जिस भी एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, वही एटम्स स्टेबल होते हैं। अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का डिफरेंस आ रहा है किसी एटम के अंदर, तो वो अनस्टेबल एटम्स माने जाते हैं। और नेचर का यही रूल है कि जो भी अनस्टेबल है नेचर के अंदर, उसको स्टेबल होना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको होना ही है, उसको स्टेबल होना ही है। तो अगर कोई भी एटम अनस्टेबल कंडीशन में होता है, तो वो किसी भी तरह या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे या प्रोटॉन लॉस करे या कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गेन करे, तो उसको यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गिवन है A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, यानी कि A इज इक्वल्स टू मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड Z इज एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड N इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। A का मतलब है मास नंबर, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास। देन Z इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? प्रोटॉन्स के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन्स रखते हैं, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो टोटल मास है वो होता है इक्वल मास नंबर के। ठीक है, वो होता है मास नंबर के इक्वल। फिर देखिए नेक्स्ट हमारी टर्म आती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखिए कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से पाए जाते हैं नेचर के अंदर, कि उनके जो हम बात करें न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनके अंदर डिफरेंट मिलते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर जो उनका होता है वो सेम होता है। यानी कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स में कुछ डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से उनका मास नंबर चेंज हो जाता है। Atoms often give an element with different number of neutrons but same atomic number are known as isotopes. And the given examples are 1H1, 2H1, 3H1, and for carbon 12C carbon, 14C carbon, and for oxygen 16O8 and 18O8. तो यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं। जैसे आप हाइड्रोजन के एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है 1 1 1, और जो यहाँ पे मास नंबर है वो डिफरेंट है, वो है 1 2 एंड 3। इसी तरीके से कार्बन में, ऑक्सीजन में। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की जो स्टेबल स्टेट है वो है 1H1, ऑक्सीजन की जो स्टेबल है वो है 16O8, एंड कार्बन की 12C6। तो अगर दूसरे फॉर्म में, ठीक है, अनस्टेबल फॉर्म में कोई भी एटम होगा, तो वो कोशिश यही करेगा कि वो स्टेबल फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है रेडियो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हमने पढ़ी है, रेडियो आइसोटोप्स क्या होता है? जो आइसोटोप्स अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो आइसोटोप्स अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं और वो नेचर में पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि हमने आर्टिफिशियली बनाए हों। ठीक है, आर्टिफिशियली नहीं। आइसोटोप्स तो ऐसे भी हो सकते हैं जो हमने आर्टिफिशियली बनाए भी हों और नेचर में भी मिलते हों, लेकिन रेडियो आइसोटोप्स वो होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और नेचर में ही पाए जाते हैं, वो होते हैं रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, अनस्टेबल आइसोटोप्स दैट आर अकर इन नेचर आर कॉमनली नोन एज रेडियो आइसोटोप्स। ये तो हो गए रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं। देन रेडियो एक्टिव एटम्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं जो अनस्टेबल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जो एटम्स अनस्टेबल फॉर्म में मिलते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, एटम्स हैं, एटम बोल सकते हैं कि एटम्स ही हैं बट अनस्टेबल फॉर्म में है, तो हम इनको रेडियो एक्टिव एटम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये एटम्स, जो एटम्स अनस्टेबल होते हैं, वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में चेंज करते हैं, तब वो कुछ न्यूट्रॉन्स का लॉस करते हैं। हम नॉर्मली केमिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं या कुछ, तो जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस करते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। वहाँ पे तो रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, वहाँ पे वो रिएक्शंस होती हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डिके के बारे में। डिके क्या होता है? ठीक है, तो डिके वो होता है जब जो एटम है, एटम अपने न्यूट्रॉन्स को का लॉस करता है या फिर गेन करता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जब
कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी लोअर शेल से हायर शेल में जंप करता है, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन वो सबसे हायर वाली शेल में जंप कर रहा है, तो उसको वहाँ पे एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको वहाँ पे एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई हायर से लोअर लेवल की शेल में जा रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे वो एनर्जी का लॉस करेगा, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी का लॉस करेगा, और वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगी, ठीक है, वो एनर्जी किसी फॉर्म में निकलेंगी, या तो वो किसी रेज के फॉर्म में हो, या वो किसी फोटोन्स की रेज में हो, ठीक है, या फिर वो किसी फोटोन्स की तरह से निकले, ठीक है, किसी भी वे में वो निकल सकती हैं। जैसे जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ पे चढ़ाई करेंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और आपको बाहर से एनर्जी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं वहाँ से, तो आपके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि आप इजीली नीचे भी आ जाएंगे, और आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि आप किसी और को अपनी एनर्जी दे भी सकते हैं, ठीक है, आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि आप किसी और को दे भी सकते हैं। इसी तरीके का है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी जब वो ऊपर हायर लेवल पे जाते हैं तो उनके पास इतनी एनर्जी होती है, ठीक है, मतलब उनको लेनी होती है एनर्जी बाहर से, लेकिन जब वो नीचे आते हैं, लोअर शेल के अंदर आते हैं, तो वो अपनी एनर्जी एमिट करते हैं, और वो एमिट किसी भी वे में हो सकती है, जैसे फोटोन्स या रेज की फॉर्म में। इसी तरीके से जो होता है हमारा रेडियो एक्टिव डिके होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स का लॉस होता है, और न्यूट्रॉन्स आप देखिए किसी ना किसी फोर्स की वजह से वहाँ पे अटैच्ड है न्यूक्लियस में, तो वो फोर्सेस जब हटेंगे, सारी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में तो रिलीज होगी ही, ठीक है। तो वो देखिए, अब जिस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है उसी के बेस पे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रखे गए हैं, यानी कि टाइप्स उनके बनाए गए हैं कि किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। देखिए अब हम टाइप्स पे आते हैं, डायरेक्ट टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। So first type है decay by alpha particle emission, second is decay by gamma rays emission, third is decay by beta minus particle emission, and fourth is decay by beta positive बीटा प्लस पार्टिकल एमिशन। तो इसी तरीके से कि फर्स्ट वाले में अल्फा पार्टिकल का रिलीजन होता है, सेकंड में गामा रेज रिलीज होती हैं, एंड थर्ड में बीटा नेगेटिव, बीटा माइनस, एंड फोर्थ में बीटा प्लस। इसी तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। So now we are starting with first one, decay by alpha particle emission. When an alpha decay occurs, the radioactive nucleus changes into a different, more stable nucleus with two fewer protons and two fewer neutrons, and a helium nucleus is emitted. यहाँ पे क्या बताया गया है हमें कि जब कोई एलिमेंट है जो डिके होता है, वहाँ पे क्या होता है कि दो तो उसमें से न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, दो तो उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और दो प्रोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है, दो न्यूट्रॉन्स एंड दो प्रोटॉन्स। इससे देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा कि जब न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो मास नंबर कम होगा, ठीक है, और प्रोटॉन्स निकलेंगे तो प्रोटॉन्स निकलने के बाद जितने भी प्रोटॉन्स, यानी कि दो प्रोटॉन्स निकले हैं, देन इलेक्ट्रॉन्स भी दो निकलेंगे इसमें से, क्योंकि उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल करने हैं अपने, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स भी दो निकल जाएंगे, तो यहाँ पे मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर दोनों में ही चेंज आएगा, दो दो का। और यहाँ पे हीलियम अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम पार्टिकल निकलेगा। अब देखिए आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, दो प्रोटॉन्स निकल गए, दो न्यूट्रॉन्स निकल गए। सो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स यानी कि चार, तो उसका मास हो गया, और दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया 2, ठीक है। तो हीलियम जो एलिमेंट है वो यहाँ पे निकलेगा एज अ अल्फा पार्टिकल। ये है हमारा डिके बाय अल्फा पार्टिकल एमिशन। देखिए यहाँ पे मैंने एक जर्नल इक्वेशन गिवन दी है, ये है जर्नल इक्वेशन। देखिए आप जर्नल इक्वेशन से इजीली समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, कितने प्रोटॉन्स निकले और कितने न्यूट्रॉन्स निकले। और यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दूसरी इक्वेशन दी गई है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिके बाय गामा रेडिएशन, ठीक है, गामा एमिशन, ठीक है। गामा रेज जब निकलेंगी तो यहाँ पे होगा, इसको एक्चुअली ये रेज हमें सबसे लास्ट में पढ़नी थी, लेकिन मैं चलो आपको बता देती हूँ अभी कि गामा रेज होती क्या है। इसमें जो है हमारी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है, ना ही इसमें न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ना ही प्रोटॉन्स निकलते हैं, और ना ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। एक्चुअली ये डिके जो है ये सबसे लास्ट में होता है, जब अल्फा डिके और बीटा डिके हो जाते हैं उसके बाद होता है गामा डिके। देखिए अल्फा डिके और गामा डिके में जितने भी न्यूट्रॉन्स निकलने होते हैं या प्रोटॉन्स निकलने होते हैं वो सब निकल जाते हैं, और एलिमेंट जो है वो हमारा स्टेबल बन जाता है। तो फिर गामा जो डिके है, गामा डिके, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। गामा डिके की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट स्टेबल तो हो चुका लेकिन उसके अंदर कुछ एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। उस एलिमेंट के अंदर अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई है जिसका वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो उस एनर्जी को एलिमेंट से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, उस एनर्जी को एलिमेंट से बाहर निकालने के लिए गामा रेडिएशन, गामा डिके की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए गामा रेडिएशन जो है वो अल्फा और बीटा रेडिएशन के बाद में होता है। देखिए alpha rays are high energy photon beams. They have no mass and no charge and thus do not strongly interact with matter. They can travel great distances through air without being stopped. It takes a few centimeters of lead to stop a gamma ray. A gamma ray will travel in a straight line through magnetic and electric field.
ठीक है। इसके अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। गामा रेज के अंदर जो निकलती है ना तो कोई मास होता है ना चार्ज होता है, जिसकी वजह से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक नंबर या मास नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी निकलती है, वो निकलती है गामा रेज की फॉर्म में। देखिए एग्जांपल देख लीजिए, जर्नल इक्वेशन मैंने दी हुई है, ये है जर्नल इक्वेशन। जैसे ए अगर कोई एलिमेंट है, एक्स उसका मास नंबर है एंड वाई एटॉमिक नंबर है, तो वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ एक गामा रेज निकल जाएगी जो कि एनर्जी रिलीज कर देगी, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिके बाय बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिशन एंड द नेक्स्ट वन इज डिके बाय बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिशन। इसमें किस तरीके से एमिशन होता है, सबसे पहले बात करते हैं बीटा माइनस की। अ न्यूट्रॉन इन द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो आर एमिटेड। यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि देखिए हमने अल्फा पार्टिकल में पढ़ा कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है वो उसको बाहर निकाल देता है और जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो न्यूट्रॉन है वो अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला रहा है, पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। एन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन आर एमिटेड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एक एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे एक टर्म गिवन है ये एंटी न्यूट्रिनो। देखिए जिस तरीके से होता है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इनका एक कंसेप्ट है जिसमें मतलब अभी तक स्टडी चल रही है इसके ऊपर कि जो प्रोटॉन्स हैं वो एंटी प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वो एंटी न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं एक एटम के अंदर। ये अभी क्लियरिफाई नहीं होता है कि कितने होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये चीज़ें अभी क्लियरिफाई नहीं हुई हैं क्योंकि अभी इस पर स्टडी चल रही है। तो वहीं से जो है ये टर्म आई है क्या, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो टर्म ये वहीं से आई है, एंटी न्यूट्रिनो यहाँ से एमिट होता है और एक नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है बीटा इलेक्ट्रॉन, इसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। बीटा माइनस है इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं और ये एक बीटा पार्टिकल होता है, ठीक है, ये एक बीटा पार्टिकल होता है जो यहाँ से एमिट होता है। तो ये था हमारा डिके बाय बीटा माइनस पार्टिकल एमिशन। देन इसमें देखिए बीटा जो प्लस माइनस है, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 6 है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे जो चेंज हुआ यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 आया है। लेकिन हमने जो पहले डीके पढ़ा, जैसे अल्फा डीके पढ़ा, तो वहाँ पे न्यूट्रॉन्स निकल रहे थे और जो मास नंबर था, ठीक है, मास नंबर था वो कम हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मास नंबर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूट्रॉन का गेन कर रहा है ना कि लॉस कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है डिके बाय बीटा प्लस पार्टिकल एमिशन। A proton in the radioactive nucleus is converted into a neutron, a positron and an electroneutron emitted, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा है उसका बिल्कुल उल्टा है, वहाँ पे जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना था, देखिए न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, बट यहाँ पे प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन जो मैंने अभी आपको बताया, पॉजिट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो एंटी इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो मैंने आपको बताया अभी, तो वो पॉजिट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये सब टर्म्स वहीं से आई हैं, अ पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे एमिट होता है। यहाँ पे मैंने दी हुई है रिएक्शंस, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, हमने कर दिया है डिके ऑफ अल्फा, डिके ऑफ रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है। कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा नेक्स्ट अच्छी वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए नोट्स की तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।